कि हमको हिंदी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में स्थापित करना है। इसके लिए हमको जितना संघर्ष करना होगा करेंगे। गांव के जो बड़े बुजुर्ग रहते थे वो वकील की बड़ी प्रशंसा करते थे। वो बोलते थे कि वकील भगवान होता है। तो हमारे दिमाग में बैठ गई कि जब वकील भगवान होता है तो हमको भगवान ही बन जाए, वकील ही बनना है। एक बार अंग्रेजी में हम फेल भी किए थे जी। कहीं उसी चीज का गुस्सा तो नहीं रहा कि नहीं जज साहब हिंदी में ही बहस करेंगे अंग्रेजी। कभी ये सोचा था शुरुआती दिनों में कि पटना के हाई कोर्ट से वो वीडियो भी सामने आ जाएगा, पटना के हाई कोर्ट में जज साहब से ही भिड़ जाएंगे? नहीं, ऐसा हम सोचे नहीं थे। ऐसा हम कभी सोचे नहीं थे। सब बोल रहे थे कि आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो हाई कोर्ट छोड़ना पड़ेगा, आपको लोअर कोर्ट आना पड़ेगा। मेरे पिताजी अनपढ़ थे जी, लेकिन वो हमसे बोले थे कि काहे देही न हो। अरे देखे न करके हिंदी काहे न बोले देते। जब आजादी की भाषा हिंदी है तो काहे नहीं बोले देते। कोशिश कर ही न, उतना घबराई की जरूरत है। खैर जो भी हो, पिताजी अनपढ़ थे लेकिन हमको साहस दिए कि नहीं, आप हिंदी आज़ादी की भाषा, उनको भी पता था, अनपढ़ व्यक्ति को भी पता है कि हिंदी आज़ादी की भाषा है। तो आप ये न्यायमूर्ति पी.वी. बैजंत्री वाले वीडियो की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं हिंदी नहीं समझ पा रहा हूँ, आपने कहा कि मैं अंग्रेजी नहीं समझ पा रहा हूँ। वकील साहब अब लौटेंगे, वो जो हिंदी वाली लड़ाई है इसका क्या असर हुआ? क्या आपकी जो लड़ाई है वो काम आई? अब हिंदी में पिटीशन लिए जा रहे हैं पटना हाई कोर्ट में, हिंदी में बहस हो रही है। जब पूरे देश में आप वायरल हो गए, जब करोड़ों लोगों ने आपको देख लिया, निजी जीवन पर क्या असर पड़ा, व्यवसायिक जीवन पर क्या असर पड़ा? ये मेरी पत्नी बोलती है जी कि जब अखाड़ा में दो पहलवान लड़ता है जी, तो लड़ने के पहले देखता है कि हम सकेंगे कि नहीं सकेंगे। और आप इतना ऐसे मूर्ख आदमी हैं कि आप कभी जज साहब से लड़ जाते हैं, कभी महाधिवक्ता से लड़ जाते हैं जी। तो ये लड़ाई आप जीतिएगा, कभी नहीं जीतिएगा। लेकिन जीत होने के समय में आपको जिंदा रहने देगा तब न। जब फांसे लगेगा तो आप ही को गोली मरवा देगा जी। ये सब बोलती है पत्नी। ऐसा डर लगता है आपको? उसके बाद जज साहब से मुलाकात हुई कभी? जज साहब से बातचीत हुई कभी कोर्ट के बाहर? माफ कर दो पड़ा कहीं देश भर में वायरल होने की कीमत तो वकील साहब नहीं उससे लेने लगे, फीस तो मोटी नहीं हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं ये देश के वायरल वकील हैं। एक पहचान यह भी है, अब से कुछ साल पहले तक इनकी पहचान यह थी कि बिहार के बड़े क्रिमिनल लॉयर, आपराधिक मामलों के बड़े वकील, बिहार के पटना हाई कोर्ट के बड़े वकील। लेकिन एक घटना या यूं कहें कि वकील साहब की जिद ने इनको पूरे देश में वायरल कर दिया। करोड़ों लोगों ने देखा। किन वजहों से देखा वो भी हम आपको पहले भी बता चुके हैं, पहले भी थोड़ी बहुत बातचीत होती रही है सर से। लेकिन पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, सीनियर एडवोकेट इंद्रदेव प्रसाद आज हमारे स्टूडियो में हैं और लंबी चर्चा होगी उस वीडियो पर जिन्होंने देश भर में इनको वायरल कर दिया, उस घटना पर जिन्होंने देश भर में इनको वायरल कर दिया। और उसके बाद आगे भी कई सवाल होंगे जो आज इंद्रदेव प्रसाद से पूछे जाएंगे, पटना हाई कोर्ट के इस बड़े वकील से पूछे जाएंगे। आपके लिए पहले ये वीडियो पेश है, एक छोटा सा क्लिप, और इसी वजह से पूरे देश भर में वायरल हो गए पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट इंद्रदेव प्रसाद। पिटीशन नहीं रिजेक्टेड, तब फुल बेंच के लाइट में हुजूर रिजेक्ट करना है। फुल बेंच हिंदी के पक्ष में है, सब लोग फुल बेंच पढ़ रहे हैं, सब लोग हिंदी सुन रहे हैं। Your case is already over. I have called the next case. नहीं तो बिना सुने हुए हुजूर आगे बढ़ने का नियम नहीं है। पहले सुन करके हुजूर को आगे बढ़ना है।
इस तरह से मतलब आज से हिंदी में नहीं हो रहा, आज भी पटना हाई कोर्ट में सब न्यायमूर्ति सुन रहे हैं। अब हुजूर कह रहे हैं कि अंग्रेजी अनुवाद आप ही दीजिए, सर हम तो कह रहे हैं कि अनुवादक विभाग से मांग लिया जाए। फुल बेंच तो आपने देखा कि जज साहब से भिड़ गए वकील, जज और वकील के बीच बहस की कहानी आपने सुनी होगी, देखी होगी। बहस होती है, लेकिन ये जिद कि आपको हिंदी में पिटीशन लेना पड़ेगा, हिंदी में बहस करनी पड़ेगी। और जज साहब, अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आ रही है तो मुझे आपकी अंग्रेजी भी समझ में नहीं आ रही है। और जाहिर तौर पर कोर्ट के अंदर का ये जो पूरा सीन रहा, ये जो खबर रही, पूरे देश में इंद्रदेव प्रसाद वायरल हो गए। आज 4 PM के स्टूडियो में हैं। तो सर, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हालांकि इस घटनाक्रम पर पहले आपसे बातचीत हुई है, लेकिन आज बहुत तफसील से इस घटनाक्रम पर बात होगी। कहां से ये गुस्सा, कहां से ये नाराजगी? जाहिर है नाराजगी और गुस्सा ही रहा होगा कि देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है और भारत की अदालतों में हिंदी में बहस नहीं हो सकती या हिंदी में पिटीशन दायर नहीं किया जा सकता। फिर कैसे ये कहानी आगे बढ़ी? सबसे पहले तो हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं हृदय से जी। और एक गलती आपसे हुई है बोलने में जी, हम उसमें सुधार करना चाहते हैं। जी। आपने कहा वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्रदेव प्रसाद जी, तो हम वरिष्ठ अधिवक्ता नहीं है, सामान्य अधिवक्ता है। जी, ठीक है, ये आपका बड़प्पन है। तो आगे से सामान्य अधिवक्ता ही कहिएगा। जी। रह गई बात कि आपका कहना है कि कहाँ से आपके पास हिंदी के प्रति इतना लगाव या लड़ने की जो जज्बा है वो कहाँ से? तो ये बचपन से ही हम ये सोचते आए हैं कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है और हिंदी स्वतंत्रता संग्राम की भाषा है। जी। हिंदी भारत संघ की भाषा है, हिंदी बिहार राज्य की राजभाषा है, हिंदी बिहार प्रांत के न्यायालयों की भाषा है। लेकिन उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी है। ये हमको मतलब विद्यार्थी जीवन से ही खलते आ रहा है। और जब हम विद्यार्थी थे उसी समय हमने संकल्प लिया था कि हमको हिंदी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में स्थापित करना है। इसके लिए हमको जितना संघर्ष करना होगा करेंगे। जी। तो इसी तरह से वकील बनने का भी जज्बा हमने कहाँ से आया? जी। हम गांव में ही पढ़े थे। गांव के जो सरकारी विद्यालय है जी। वहीं हमारी पढ़ाई लिखाई हुई। जी। और गांव के जो बड़े बुजुर्ग रहते थे जी। वो वकील की बड़ी प्रशंसा करते थे। जी। वो बोलते थे कि वकील भगवान होता है। जी। तो हमारे दिमाग में बैठ गई कि जब वकील भगवान होता है तो हमको भगवान ही बन जाए, वकील ही बनना है। जी। और इसी वजह से वो हम पता लगाने लगे कि भाई वकील बनने के लिए क्या करना होता है। तो पता चला कि कम से कम IE तक पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में उसमें जी। नामांकन होगा। हम जैसे IE पास किए वैसे ही हम वकालत में नामांकन कराने की कोशिश किए। तो हमारे क्षेत्र में वैसा कोई विधि महाविद्यालय नहीं था मेरे समय में जहाँ कब की घटना है? ये आपका 85 तक का घटना। जी। 84 में हम मैट्रिक किए, 85-86 में हम इंटर कर लिए थे। जी। 87 तक में एक बार अंग्रेजी में हम फेल भी किए थे। जी। कहीं उसी चीज का गुस्सा तो नहीं रहा कि नहीं जज साहब हिंदी में ही बहस करेंगे? अंग्रेजी में फेल कर हर विषय में जी। हमको मतलब है कि प्रथम श्रेणी का अंक था, डिस्टिंक्शन का अंक था। जी। और अंग्रेजी में एक विषय में आया था 28 अंक और दूसरा विषय में आया था 32 अंक। हमको अभी तक याद है। जी। तो इंटर हम फेल कर गए थे।
फिर कर गए थे तो हमारे एक दर्शन शास्त्र जो पढ़ते थे, जी विजय कुमार सिन्हा जी थे, जी वो बीजेपी का नेता भी थे। जी, अभी डिप्टी सीएम है वही विजय सिन्हा क्या? नहीं, वो प्रोफेसर थे टीएस कॉलेज शिशुआ के। जी तो घूमते घूमते मेरा गांव पहुंचे जी और जैसे ही प्रणाम पाती किए तो बोले कि कहो चेला क्या और तुम्हारा जमका सर हम अंग्रेजी में फेल कर गए। जी तो कहें कि घबराने की जरूरत नहीं है, कंपार्टमेंटल का परीक्षा दो, 2-4-10 गो हम क्वेश्चन लिखवा देंगे, उसको रट जाना, पास हो जाओगे। जी उसके बाद में कंपार्टमेंटल का परीक्षा लिए और 2-4-10 गो क्वेश्चन दे दिए और उसके बाद उसको हम रट गए और उसी से क्वेश्चन लड़ गया, उसके बाद फिर पास हो गए। जी तो उसके बाद से हमारी गाड़ी आगे बढ़ी, ग्रेजुएशन किए। नहीं, जब ग्रेजुएशन किया आपने, वकालत शुरू की, लेकिन जब वकालत शुरू की तो जाहिर तौर पर आप शुरू के दिन संघर्ष वाले रहे होंगे। कभी ये सोचा था शुरुआती दिनों में कि पटना के हाई कोर्ट से वो वीडियो भी सामने आ जाएगा, पटना के हाई कोर्ट में जज साहब से ही भिड़ जाएंगे? नहीं, ऐसा हम सोचे नहीं थे। ऐसा हम कभी सोचे नहीं थे। और हमको तो जब पटना हाई कोर्ट आए तो लोगों ने कहा कि यहाँ तो हिंदी में होगा ही नहीं जी, अंग्रेजी में होगा। पिटीशन या बहस? पिटीशन भी और बहस भी जी। उस समय दोनों हो रहा था। कभी कभी कोई लोग हिंदी में बोलते थे जी। लेकिन पिटीशन तो अंग्रेजी में ही दाखिल होता था। जी तो लोग बोले थे कि आप यहाँ टिक नहीं पाइएगा। जी। और हमारे जितने भी सगे संबंधी थे सब बोल रहे थे कि आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो हाई कोर्ट छोड़ना पड़ेगा, आपको लोअर कोर्ट आना पड़ेगा। मेरे पिताजी अनपढ़ थे जी, लेकिन वो हमसे बोले थे कि कहे दे ही न हो। अरे देखे न करके हिंदी काहे ने बोले देते। जब आजादी की भाषा हिंदी है तो काहे ने बोले देते। कोशिश कर ही न, उतना घबराए की जरूरत है। खैर जो भी हो, पिताजी अनपढ़ थे लेकिन हमको साहस दिए कि नहीं, आप हिंदी आज़ादी की भाषा, उनको भी पता था, अनपढ़ व्यक्ति को ही पता है कि हिंदी आज़ादी की भाषा है जी। और तब हम आए और जैसी अनुज्ञप्ति मिला वैसे हम हिंदी में वकालत शुरू कर दी। जी। जैसे ही दाखिल किए वैसे ही उसमें विरोध शुरू हो गया जी। कि इनका आवेदन हाई कोर्ट रूल के खिलाफ है। जी। नहीं, वो कौन सा केस था, कौन सा आवेदन था, किस मामले का केस था? वो आवेदन था एक भारत पेट्रोलियम का केस था। जी। पेट्रोलियम विभाग के वकील थे अजय कुमार त्रिपाठी जी। अधिवक्ता थे उससे। वही हिंदी अंग्रेजी का लड़ाई शुरुआत की। जी। वही पहला बार हाई कोर्ट रूल जज को दिखाया। जी। आर.एस. गर्ग के न्यायालय में, जी। न्यायमूर्ति आर.एस. गर्ग के न्यायालय में। जी। तो वो हाई कोर्ट रूल दिखाए तो हम राज्यपाल का अधिसूचना दिखाए उसको। तब से साख की लड़ाई ये शुरू हो गई। हाँ, तब से वो शुरू हो गई। जी। तो न्यायमूर्ति आर.एस. गर्ग अपने आदेश में लिखे थे जी। कि देश का एक नागरिक देश की भाषा हिंदी में न्याय मांगने आया है जी। और विरोधी पक्ष के अधिवक्ता कहते हैं कि इनको न्याय इसलिए नहीं दीजिए क्योंकि ये देश की भाषा में न्याय मांगने आया है। जी। तो ये अपने आप में बुरा लगता है। जी। हम विपक्षी वकील को स्वतंत्र करते हैं कि वो अपना पक्ष अंग्रेजी में रखें जी। और आवेदक को स्वतंत्र करते हैं कि अपना पक्ष हिंदी में रखें। जी। तो उसके बाद में वो बेंच बदल गया, वो चला गया न्यायमूर्ति आफ्ताब आलम साहब के यहाँ। जी। वो हमसे बोले कि हिंदी में होगा तो उर्दू में कहीं नहीं होगा। जी। हमने कहा कि सर उर्दू में भी होगा, उसके लिए राज्यपाल की अधिसूचना चाहिए, वो अधिसूचना नहीं है, हिंदी के लिए है। तो बोले कि वो जो अधिसूचना पर भरोसा कर रहे हैं वो आपके खिलाफ है। जी। उसमें अपवाद है कि रीट अंग्रेजी में होते रहेगा। जी।
हम कहा हुजूर वो अपवाद है तो वो अपवाद भी गलत है, वो अपवाद भी हटना चाहिए और लड़ते लड़ते हट जाएगा। जी तो वो कहें कि छोड़िए हिंदी अंग्रेजी की लड़ाई, हम हिंदी भी समझते हैं अंग्रेजी भी समझते हैं, जी। आप हिंदी में बहस कीजिए, आप अंग्रेजी में बहस कीजिए, हम फैसला करेंगे। नहीं, ये जो वीडियो वायरल हुआ इसमें तो बहुत गुस्से में आप दिख रहे हैं। शुरू में जो आपकी आवाज़ रही वो बहुत आपके व्यवहार के हिसाब से सरल रही, लेकिन बाद में आप बहुत गुस्से में आ गए और जज साहब को कहने लगे कि यही तो विडंबना है और तमाम तरह की बातें आपने कही। अच्छा जी। आप ये न्यायमूर्ति पीवी बैजंत्री वाले वीडियो की बात कर रहे हैं। न्यायमूर्ति पीवी बैजंत्री, उस दिन क्या हुआ था वो पूरी घटना जानना चाहते हैं। हाँ, उस दिन हुआ था कि वो हमारे केस में हमसे अंग्रेजी अनुवाद मांग लिए थे जी। और उससे पहले एक केस में वो हमसे पूछे थे, हमसे बोले कि अंग्रेजी में बहस कीजिए। हम कहा कि सर हम अंग्रेजी नहीं जानते। जी। तो बोले कि अंग्रेजी नहीं जानते हैं जी। तो लॉ ऑफिसर कैसे बन गए। जी। तो हमने उनको कहा कि आप हिंदी नहीं जानते हैं तो न्यायमूर्ति कैसे बन गए। जी। तो हम आभार है उनके प्रति कि उनको बुरा नहीं लगा जी। और वो लिखित आदेश पारित किए। उन्होंने कहा कि मैं हिंदी नहीं समझ पा रहा हूँ, आपने कहा कि मैं अंग्रेजी नहीं समझ पा रहा हूँ। हाँ। तो वो तो एक लिखित आदेश पारित करके अनदर बेंच कर दिए जी। और मतलब इस केस को दूसरी बेंच को शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। हाँ, और उसके बाद में ये दूसरा मुकदमा था जी। जिसमें वो उसको तो ट्रांसफर किए, इसमें ऑर्डर कर दिए कि अंग्रेजी अनुवाद दीजिए। जी। तो हमने अपना वकील को कहा कि रिकॉल का पिटीशन दीजिए। रिकॉल का पिटीशन पढ़ा जी। तो उसी पिटीशन पर हम बहस कर रहे थे जी। फुल बेंच के आदेश पर भरोसा करके। जी। और वो फुल बेंच के फैसला को ठीक से समझ नहीं रहे थे। जी। जो भी हो, मतलब 155 पन्ना का फुल बेंच का फैसला है। जी। अब उसमें कहाँ किसी को उतना फुर्सत है कि 155 पन्ना खूब बढ़िया से लोग पढ़े। जी। वो एक दो पैराग्राफ पढ़ करके वो अपना अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। तो उसी तरह से वो तह में गए नहीं, एक दो पारा पढ़ करके वो समझ लिए कि फुल बेंच हिंदी के खिलाफ है। जी। जबकि फुल बेंच हिंदी के खिलाफ नहीं है, हिंदी के पक्ष में है। जी। फुल बेंच के फैसला से स्वर्ण सिंह बग्गा के संतुष्ट हुआ है। जी। जो प्रावधानित करता है कि पटना उच्च न्यायालय में हिंदी में एक आवेदन दाखिल करने में किसी व्यक्ति पर कोई वर्जन नहीं है और न ही हिंदी में तर्क रखने में किसी व्यक्ति पर कोई वर्जन है और वस्तुतः कई मामलों में इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाता है। अब उसमें उसी फुल बेंच के फैसला में हिंदी विरोधी कानून पर पुनर्विचार करने और संशोधित अधिसूचना जारी करने का भी निर्देश बिहार सरकार को प्राप्त है। और उसी फुल बेंच के निर्णयादेश के अनुपालन में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार का एक बैठक हुई। वो बैठक 19/9/2023 को हुआ और उस बैठक में ये मुद्दा शामिल था जो सर्वसम्मति से स्वीकृत हो गया। हिंदी विरोधी कानून को बदलने का निर्णय ले लिया गया। उसके बाद महाधिवक्ता पीके शाही को लगा कि अब तो इनको हिंदी में काम करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो वो देश की भाषा हिंदी को विकास को रोकने के लिए हमारा बर्खास्ती की अनुशंसा कर दी और अनुशंसा पत्र के समर्थन में फर्जी आदेश बनवा लिए कहीं से और उस फर्जी आदेश को उपयोग में लाकर मेरे नाम से आवंटित सरकारी कुर्सी टेबल को हटवा दिए। वे उस फर्जी विमुक्ति आदेश को उपयोग में लाकर हमको और हमारे सहायक अधिवक्ताओं का मासिक सेवा शुल्क विपत्र को लेने और उसका पावती देने से कर्मी को मना कर दिए। वे उसी फर्जी विमुक्ति आदेश को उपयोग में लाकर हमको और हमारे सहायक अधिवक्ताओं को
महाधिवक्ता कार्यालय में बैठकर कार्य कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकी है। जी वे उस फर्जी विमुक्ति आदेश को उपयोग में लाकर हमारे 2 मुकदमा को खारिज करवा दिए जी और वे उस फर्जी विमुक्ति का उपयोग आपराधिक परिवाद पत्र संख्या 7141/2024 के न्यायिक कार्यवाहियों में भी कर लिए। जी वो उस आपराधिक मुकदमा में उन पर एफआईआर का प्रार्थना है। जी वही जो कुर्सी टेबल हटाए थे, वो तो गुंडागर्दी है ना एक जी। प्रकार का। तो उस गुंडागर्दी का सूचना हमने कोतवाली थाना को दिया। जी एफआईआर नहीं हुआ तो वरीय पुलिस अधीक्षक को उसकी सूचना दी। जी फिर भी एफआईआर नहीं हुआ तो आपराधिक परिवाद पर दाखिल किया जी और एफआईआर करवाने का आग्रह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी से किया। जी तो सुनवाई के क्रम में हमसे वो बोले कि भाई आप इस आशय का एक शपथ दीजिए जी कि हमने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(1) का पालन कर दिया, पुलिस 154(2) का पालन नहीं कर रही है। जी हमने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(3) का भी पालन कर दिया, फिर भी पुलिस 154(2) के निर्देश का पालन नहीं कर रही है। जी और वो शपथ पत्र जब हम दाखिल किया और तब सीजीएम साहब, वो संविधान पीठ का एक फैसला है कि सूचना से अलग अगर संज्ञेय अपराध बनता है तो एफआईआर करके आपको आगे का जांच करना है। जी तो उसी संविधान पीठ के फैसला में भरोसा करके हमारे परिवाद पत्र के कॉपी को जी थाना भेजने का आदेश कर दिया और जांच रिपोर्ट मांगी। जी थाना परिवाद की कॉपी पहुंच गई, जी। लेकिन एफआईआर नहीं हुआ। जी अगले सुनवाई तिथि तक कोई प्रतिवेदन नहीं गया जी और तब मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को लगा कि ये तो संविधान पीठ का जो फैसला है जी उसका उल्लंघन हो गया। जी उनको लगा कि हो सकता है कि संविधान पीठ के फैसला उनके ध्यान में नहीं होगा, जी तो फिर वो अर्जेंट रिमाइंडर भेजने का आदेश किए जी और उस अर्जेंट रिमाइंडर के साथ संविधान पीठ का जो फैसला है जी उसका भी कॉपी भेजने के लिए हमको कह दिए कि जी। साथ में उसको भी दीजिए, उसको भी हम थाना भेज देते हैं एसपी जी। के माध्यम से। जी तो रिमाइंडर जो गया परिवाद के साथ संविधान पीठ के फैसला का कॉपी भी गया। जी उसके बाद भी एफआईआर नहीं हुआ। जी तो जब एफआईआर नहीं हुआ लेकिन एक प्रारंभिक जांच शुरू हुआ और प्रारंभिक जांच में महाधिवक्ता कार्यालय से जांच पदाधिकारी को एक विमुक्ति आदेश मिला। जी वो विमुक्ति आदेश फर्जी है जी और वो उस फर्जी विमुक्ति आदेश की जानकारी हमको न्यायालय का अभिलेख देखने से जानकारी हुई। जी तो वो जैसे ही हमने देखा जी तो हम जांच प्रतिवेदन का कॉपी और विमुक्ति आदेश का कॉपी जी का मांग किए, बाजाप्ता कॉपी। जी लेकिन वो जांच प्रतिवेदन का कॉपी तो मिल गया, लेकिन उसके साथ जो विमुक्ति ऑर्डर लगा हुआ है उसका कॉपी हमको नहीं मिला। जी हम बहुत कोशिश किए कि भाई उसको दीजिए तो फिर हम आगे का कार्रवाई करेंगे। जी कहे कि बाद में हो सकता है कि अपराध के साक्ष्य को मिटाने का भी कोशिश किया जा सकता है जी या फिर उस साक्ष्य को मलिन करने के लिए कोई दूसरा झूठा साक्ष्य गढ़ा जा सकता है। जी तो ये सब बात को हम वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी के ध्यान में लाए। जी तो पुलिस महानिदेशक के कार्यालय से हमको पता चला कि हम कार्रवाई के लिए आईजी को कह दिए हैं। आईजी कार्यालय से पता चला कि कार्रवाई के लिए एसपी को कह दिए हैं, मध्य एसपी को। वहां से पता चला कि कार्रवाई के लिए मध्य डीएसपी को कह दिए हैं। जी मध्य डीएसपी के कार्यालय से पता चला कि भाई हम लोग कार्रवाई के लिए थाना अध्यक्ष को कह दिए हैं। जी और थाना अध्यक्ष महोदय से जब मिले तो वो बोले कि न्यायालय सर्वोपरि है, हम सीजीएम साहब के नया आदेश का प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी तो हम सीजीएम साहब के न्यायालय में भी एक आवेदन दाखिल किया है उस प्रतिवेदन के खिलाफ जी और उस फर्जी विमुक्ति आदेश के जी खिलाफ। नहीं वकील साहब अब लौटेंगे। वो जो हिंदी वाली लड़ाई है इसका क्या असर हुआ? क्या
आपकी जो लड़ाई है वो काम आई? अब हिंदी में पिटीशन लिए जा रहे हैं पटना हाई कोर्ट में, हिंदी में बहस हो रही है। हाँ, पटना हाईकोर्ट में हिंदी में बहस हो रही है और कुछ अपवाद छोड़कर जी सब न्यायमूर्ति प्रसन्नता पूर्वक हिंदी आवेदन के गुण दोष पर विचार कर रहे हैं। जी। और ये बदलाव तब हुआ जब आपने ये लड़ाई लड़ी, पहले ये नहीं हो रहा था। हाँ, पहले तो हमारे एक गुरु थे जी वो हिंदी में करते थे जी। और वो उन्हीं के साथ हम प्रशिक्षण किया है। जी। हिंदी में आज़ादी के समय से ही पटना में जी मतलब हिंदी में आवेदन दाखिल होते आ रहा है। जी कुछ लोग दाखिल कर रहे हैं। एक अलग बात है कि हम जब आए जी तो सब आवेदन हिंदी में ही दाखिल करना शुरू किए जी। और जो रोके जी। और उनके सिर पर कानून का डंडा चलाना शुरू तो किया। आप तो देश भर में इस लड़ाई की वजह से वायरल हो गए। करोड़ों लोगों ने आपको देखा कि कैसे आप जज साहब से बहस कर रहे हैं या उनसे बिल्कुल भिड़ गए हैं हिंदी, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए। जब पूरे देश में आप वायरल हो गए, जब करोड़ों लोगों ने आपको देख लिया, निजी जीवन पर क्या असर पड़ा, व्यवसायिक जीवन पर क्या असर पड़ा? बच्चों ने पूछा नहीं, घर में किसी ने पूछा नहीं कि भाई आप तो जज साहब से ही लड़ गए? और व्यवसायिक जीवन में जब आप फिर कोर्ट जाते हैं तो लोग पूछते नहीं है? ये मेरी पत्नी बोलती है जी कि जब अखाड़ा में दो पहलवान लड़ता है जी तो लड़ने के पहले देखता है कि जी। हम सकेंगे कि नहीं जी। सकेंगे। और आप इतना ऐसे मूर्ख आदमी हैं कि आप कभी जज साहब से लड़ जाते हैं, कभी महाधिवक्ता से लड़ जाते हैं। जी तो ये लड़ाई आप जीतिएगा, कभी नहीं जीतिएगा। जी। और जब हिंदी के लिए आप लड़ रहे थे, पत्नी ने यह भी कहा होगा कि भाई आप नहीं जीतिएगा, जज साहब से आप लड़ने जा रहे हैं। आज भी बोलती है जी आज भी बोलती है कि फुल बेंच का फैसला आने से क्या हो गया, जी केस कर देने से क्या होगा, जी आपका कुर्सी टेबल कोई लगा दिया, जी आपका बकाया पैसा कोई दे दिया। जी हाँ ठीक है, सुनते हैं कि सच्चाई का जीत होता है, सत्यमेव जयते जी। हर कोर्ट में लिखा हुआ, ये सब हम सुनते हैं। जी लेकिन जीत होने के समय में आपको जिंदा रहने देगा तब न, जी जब फांसे लगेगा तो आप ही को गोली मरवा देगा। जी। ये सब बोलती है पत्नी। ऐसा डर लगता है आपको? लेकिन हमको डर लगता नहीं है। जी हमको न्यायमूर्ति नागेंद्र राय जी हमको बोल दिए थे जी एक सुनवाई के क्रम में खुली अदालत में जी कि कितना आदमी गर्दन कटवा लिया तब देश आजाद हुआ, आप चले हैं देश की भाषा हिंदी को आजादी दिलाने। जी। तो आप क्या समझते हैं कि बिना गर्दन कटवाए हुए भाषा को आजादी मिल जाएगी? आप गर्दन कटवाने के लिए तैयार हैं? हम कटवाने के लिए तैयार हैं जी और हमको लगता नहीं है कि हमारा गर्दन को कोई काट पाएगा। इसलिए नहीं कट पाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि देश की सारी व्यवस्था देश की जनता के लिए है। जी पुलिस पीड़ित पक्षकार के लिए है, जी न्यायालय पुलिस पीड़ित पक्षकार के लिए है। जी मान लिया जाए कि महाधिवक्ता से हमारी लड़ाई चल रही है, बहुत जी। शक्तिशाली है, बहुत प्रभावशाली है, जी तो किसी एक पुलिस अधिकारी को प्रभाव में ले सकते हैं, जी सबको तो प्रभाव में नहीं न ले लेंगे। जैसे आम आदमी में शरीफ आदमी का कमी नहीं है, वैसे पुलिस प्रशासन में भी ईमानदार पुलिस ऑफिसर का नहीं। तो कमी नहीं है। जिस जज साहब से आप अदालत में लड़ गए, या आपने कह दिया कि भाई हमारी हिंदी आपको समझ में नहीं आ रही है तो आपकी अंग्रेजी भी हमको समझ में नहीं आ रही है, ये बड़ा गर्मा गर्मी वाला माहौल जो वीडियो हमने दर्शकों को दिखाया, उसके बाद जज साहब से मुलाकात हुई कभी, जज साहब से बातचीत हुई कभी कोर्ट के बाहर? लोगों ने कहा हम तो हिंदी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम करते हैं, विश्व मातृभाषा दिवस पर कार्यक्रम करते हैं, कई एक संगठन से हम जुड़े हुए हैं, जैसे भारतीय भाषा अभियान, भारतीय भाषा आंदोलन, वैश्विक हिंदी सम्मेलन, हिंदी सेवा निधि इटावा, ये सब संगठन से हम जुड़े हुए हैं। जब कार्यक्रम करते हैं तो लोगों ने कहा कि मुख्य अतिथि पीवी बैजंत्री साहब को बनाइए। जी, ये वही जज साहब जिनसे कोर्ट में आपकी भिड़ंत का वीडियो वायरल हो गया देश भर में। हाँ, लोगों का सुझाव आया जी, तो लोगों के सुझाव हमको अच्छा लगा जी, और सुझाव को मानकर कई एक मित्र के साथ उनसे मिलने गए। जी, तो 2-3 दिन वो हमको घुमाए, जी, मतलब बोले कि अभी नहीं है, शाम में आइए, शाम में गए तो अभी नहीं है, सुबह आइए। जी, तो उसके बाद में भी हम जिद नहीं छोड़े, बार बार जाते रहे। जी, तो अंत में मिले
तो मिले तो वो बोले नमस्कार जी, मतलब हमको प्रणाम करने को मौका नहीं दिए, पहले वही बोले कि नमस्कार जी। हमने कहा प्रणाम श्रीमान जी, आगे बताइए। हम कहा बताना यही है कि जनता को न्याय, जनता की भाषा हिंदी में, इसी विषय पर एक कार्यक्रम है, उसमें मुख्य अतिथि का सहमति मांगने आए हैं। तो बोले कि माफ कर दो, मैं सहमति नहीं दे सकता, इसलिए कि मैं हिंदी नहीं जानता, कहीं गलत बोला गया तो क्या होगा, पूरे देश में खिल्ली उड़ेगा, सिर्फ मेरा नहीं पूरे हाईकोर्ट का खिल्ली उड़ेगा, इसलिए माफ कर दो, कार्यक्रम करो, यूट्यूब पर लोड कर दो, हम देख लेगा। तो इस तरह से बात हुई और प्रसन्नता पूर्वक बात हुई। उनके मन में मतलब है कि वैसा कोई वैमनस्यता नहीं है, आज भी उनके कोर्ट में उपस्थित होते हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि हमारे बहस से उनको कुछ तकलीफ हुआ है। वो तो एक SD यादव है, अपर महाधिवक्ता, वो हम बैठे हुए थे उनके कोर्ट में, उन्होंने उनसे कहा कि सौसे हाईकोर्ट में हल्ला हो गया है कि हुजूर हिंदी सीख लिए। तो न्यायमूर्ति PV बैजंत्री साहब खुली अदालत में बोले कि मिस्टर इंद्रदेव प्रसाद की कृपा से हम हिंदी सीखे हैं। ये तो जज साहब का भी बड़प्पन है, उन्होंने दिल पर नहीं लिया आपकी बात को। अदालत में आपने बहुत सख्त लहजे में जो बात कहनी थी आपने कह दी। निश्चित, वो देखिए हाईकोर्ट न्यायमूर्ति जो होते हैं ना, वो साक्षात ईश्वर होते हैं, उनको सच्चाई ईमानदारी से मतलब है। उनको लग जाएगा कि सत्य को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहा है, देश की भाषा हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहा है, तो उनको बुरा नहीं लगेगा। एक सवाल का जवाब थोड़ा अधूरा रह गया। हमने आपसे पूछा था ये जो देश भर में आप वायरल हो गए, द वायरल एडवोकेट ऑफ इंडिया इंद्रदेव प्रसाद, अपने इस घटनाक्रम की वजह से या हिंदी की जो लड़ाई रही अदालत से उसकी वजह से, तो निजी जीवन और व्यावसायिक जीवन यानी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ पर इसका क्या असर पड़ा? पर्सनल लाइफ के बारे में आपने बता दिया, पत्नी ने क्या कहा, प्रोफेशनल लाइफ पर क्या असर पड़ा? कहीं देश भर में वायरल होने की कीमत तो वकील साहब नहीं वसूलने लगे, फीस तो मोटी नहीं हो गई, फीस तो नहीं बढ़ा दी आपने कि भाई अब देखिए देश भर में हम वायरल हैं? ना, फीस हम नहीं बढ़ाए हैं लेकिन ये है कि देश के कोने कोने लोगों का संपर्क हमसे हो गया है और लोग पहुंच रहे हैं। अगर बम्बे में रहने वाले लोग भी अगर बिहार हैं तो का किसी तरह से मेरा नंबर लेकर के हमसे संपर्क करते हैं। केस ज्यादा मिलने लगे हैं, व्यस्तता ज्यादा बढ़ गई है, व्यस्तता वगैरह बढ़ी है, तो स्वाभाविक है, उसका लाभ हुआ है। और जो महाधिवक्ता हिंदी में काम करने नहीं दे रहे हैं तो उसका एक फायदा है कि कम से कम निजी वकालत करने